एवरीवन, वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। भाई देखो यार, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। भाई सोचना मत कॉपी पे पढ़ा रहा है तो कैसा पढ़ा रहा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, उसके बाद आपको एक एक चीजें याद हो जाएंगी। भाई डेफिनेशन दिमाग में घुसा कर जाऊंगा, ठीक है? डेफिनेशन दिमाग में घुसा कर जाऊंगा, एक एक चीजें पढ़ा कर जाऊंगा, सिखा कर जाऊंगा, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कुलाम्स लॉ, ठीक है? कुलाम का नियम के बारे में बात कर लेते हैं। कुलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र इसी चैप्टर से है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे विद्युत क्या होता है। चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत होता क्या चीज है। जब विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले समझिए कि विद्युत क्या होता है। तो अगर हम बात करें विद्युत की, यानी इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये क्या होता है? देखिए, जब किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को आप घर्षण करते हैं, जैसे इस कलम को ही आप देख लो। आप जब छोटी कक्षाओं में रहे होंगे या अभी भी आप करते होंगे, कभी कभी आप अचानक लिखते लिखते थोड़ी सी बदमाशी कर देते हो। सॉरी, बदमाशी नहीं, बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है? कभी कभी अपने बालों में क्या करते हो, इस कलम को रगड़ देते हो, ठीक है? रब कर देते हो। इससे क्या होता है, इस पे आवेश आ जाते हैं, ठीक है? इसके इस पे आवेश आ जाते हैं। आवेश कहने का मतलब आकर्षण करने का गुण आ जाता है, ठीक है? किसी दूसरे वस्तुओं को आकर्षण यानी अपने तरफ खींचने का गुण आ जाता है। जैसे आप इसको रगड़ने के बाद बालों में कागज को थोड़ा सा फाड़ करके आप क्या करते हो, पेपर को उठाने का प्रयास करते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ बकवास नहीं करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टुकड़े मैंने लिए हैं कागज के, ठीक है? अब मैं इनको बार में रब करने के बाद पेन को इससे आकर्षण करने का गुण आपको दिखाऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं किए तो आप भी करके देख सकते हो, ठीक है? तो पहले मैं इसको अपने बालों में रगड़ रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, देखो ये कागज उड़ गया, उड़ के आ गया। देखो देखो, कागज आ गया, चिपक गया। दूसरा वाला देखो, देखो ये भी आ गया। छोटे छोटे कागजों को आकर्षित कर ले रहा है ये। जैसे इस कागज को देखो, हम यहाँ अगर छोड़ देते हैं, इसको देखो, ठीक है? तो ऐसे इसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो इस प्रक्रिया में विद्युत का काम कर रहा है। कैसे विद्युत काम कर रहा है? जैसे देखो, किसी भी पदार्थ को जब हम घर्षण करते हैं, तो उसके भीतर जिस कारक के कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आता है, तो उसे ही हम विद्युत कहते हैं। गुण है ये कोई, ठीक है? देखो जैसे कागज को देखो, देखो चिपक गया, फिर से तुरंत कूद करके इस पे आ जा रहा है, ठीक है? तो यही आकर्षण का गुण है। आशा करते हैं आप इसको समझ चुके हैं क्लियरली। तो देखिए, हम इस प्रकार से विद्युत को परिभाषित कर सकते हैं। और दूसरी हमारा तरीका ये है कि जैसे किसी पदार्थ को घर्षण करने पर, हम इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं, अब आप समझ ही चुके हैं। जब किसी पदार्थ को आप रब करते हैं, तो उसके कारण, रब करने से, घर्षण करने से उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, खींचने या दूर भगाने का गुण आ जाता है, ठीक है? जैसे अभी आपने देखा कागज वाला एग्जाम्पल, इसमें आकर्षण हो रहा था, अपनी तरफ पेपर को पेन खींच रहा था घर्षण करने पर पेन को, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे प्रतिकर्षण का गुण दर्शाती हैं, तो वैसे, तो ये जो प्रतिकर्षण या आकर्षण का गुण को दो दर्शाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। जिस कारण से प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण का गुण इसके भीतर आ गया ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत कहेंगे। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी पदार्थ को घर्षण करने पर उसके भीतर जिस कारक के कारण जिस कारक के कारण आकर्षण अथवा, मेरे साथ ही आप नोट्स भी बना सकते हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण
आता है उसे ही विद्युत कहते हैं, उसे ही विद्युत कहते हैं। आशा करते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए अब देखिए जो पदार्थ की भी बात कर लें, जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतमयी पदार्थ। आपसे कोई पूछे विद्युतमयी पदार्थ क्या होता है, विद्युतमय पदार्थ क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कभी कभी एग्जामिनर पूछ देते हैं विद्युतमय पदार्थ क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। इलेक्ट्रिफाइड मटेरियल, इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, जो पदार्थ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के गुण को दर्शाते हैं उसे ही हम विद्युतमयी पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है उसके अंदर विद्युत है। ठीक है, तो आप इसका भी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं, आप बता सकते हैं अगर कोई पूछे तो। ठीक है, जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, ऊपर वाला जो गुण अभी बताया गया है, इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतमयी पदार्थ कहते हैं, विद्युतमय पदार्थ कहते हैं। आपको इसके पीडीएफ नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रत्येक वीडियो के नोट्स जो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ये हमारा स्पेशल बैच है, टारगेट 95 प्लस बैच, तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और एकदम इंजॉयमेंट के साथ हमारे साथ स्टडी कर सकते हो। तो अभी आपने जाना विद्युतमय पदार्थ के बारे में। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके बुक में दिया होगा एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए। एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हो तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, प्लस बोर्ड एग्जाम तो इजीली कवर हो सकते हैं। ठीक है, देखो जब कांच की छड़ को आप रेशम पर रगड़ते हो, देखे होगे कोई कांच की छड़, फिलहाल तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं लॉकडाउन की वजह से घर पे हूँ। तो कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ से सम इलेक्ट्रॉन रेशम से चले जाते हैं, कोई सम इलेक्ट्रॉन जो उसमें होते हैं वो रेशम से दूर हो जाते हैं रगड़ने के कारण। जब कांच की छड़ को या आबनूस की छड़ को, अभी बताया जाएगा, बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं। ठीक है, आबनूस की भी छड़ को जब बिल्ली के खाल पर रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन आबनूस की छड़ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, किसमें किसमें से बाहर आ जाते हैं, बिल्ली के खाल से आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। तो आप नोट्स में लिख सकते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ से सम इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं और तथा कांच पर धनावेश आ जाता है। देखिए जब कांच में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक, तो कांच पर धनावेश आएगा। अब चूंकि खाल से कांच पर आएंगे तब उस पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, बस आपको यही पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, जब मैं लिख देता हूं आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब क्या होगा, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, जब कांच, नोट करके लिख लेंगे आप लोग इसको, जब कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो कांच के सम इलेक्ट्रॉन, कांच के जो सम इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, सम इलेक्ट्रॉन वे कहाँ चले आते हैं, रेशम में, रेशम में चले जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं। आप और राइटिंग सुंदर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं जिससे कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन को वो रेशम में प्रवाहित कर देगा तो वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित।
जिससे क्षण कैसा हो जाएगा, जिससे क्षण धनावेशित हो जाता है। हो जाती है। अब इसी में देखो दूसरे पॉइंट जब में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब आबनूस की छड़ को लेकर के, आबनूस की एक छड़ होती है, आपको फिजिक्स लैब में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तो स्कूल बंद है, जब खुलेंगे तो आप देख सकते हैं। और मेरे इंस्टीट्यूट भी अभी बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास करता। आगे मैं सोचूंगा दिखाने के लिए। आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है, बिल्ली की खाल पर जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि खाल के इलेक्ट्रॉन, जो उसके खाल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, खाल के इलेक्ट्रॉन छड़ पर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, छड़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो जाता है, आबनूस की छड़ जो है ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है, तब आबनूस की जो छड़ है ऋणावेशित हो जाती है, है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, तो इसको आप लोग हमेशा नोट करेंगे और हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा हमारे इस सेशन में। ठीक है, अब चलिए हम बात कर आवेश के बारे में। जब आप विद्युत के बारे में जान गए तो अब क्यों रुके हो भाई, आगे चलो। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसके पीडीएफ नोट आपको बार बार बताना पड़ रहा है। कोई भी छड़ है या कोई कांच की छड़ है या कोई पेन पेंसिल कुछ भी हो, जैसे अभी आप देखें कागज वाला एग्जांपल हमने आपको शुरुआत में वीडियो के बताया, वैसे आप आकर्षण कर रहा था, तो हम आवेश को उसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है, जब हम उसका घर्षण करते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, वो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक, रिमूव करेगा अपने अंदर से, और या तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, तो यही उसका क्या कहलाता है, उसका आवेश कहलाता है। जितना इलेक्ट्रॉन वह ग्रहण करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही उसका आवेश कहलाता है। जैसे हम लोग कहते हैं सोडियम, अब केमिस्ट्री की बात कर लें, सोडियम पर एक प्लस चार्ज होता है ना, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की शक्ति रखता है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज है। अगर इस पर माइनस चार्ज होता तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती। जैसे Cl पर माइनस चार्ज होता है, 11th पढ़ के आए हो ना भाई 12th में। अब वैसे भी क्या करोगे, बिना एग्जाम्स के ही पास होने के बाद हालत ऐसे ही हो जाती है। चलो देखो कोई बात नहीं। क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है 1, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अब देखो आवेश के बारे में, तो यही आवेश के बारे में ही तो बता रहा हूं। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, किसी पदार्थ को घर्षण करने पर, किसी पदार्थ को घर्षण करने पर कोई पदार्थ जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है यानी कि निकालता है या ग्रहण करता है, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, उसका आवेश कह देते हैं। ठीक है, आवेश को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जो अगला पॉइंट है अपना, आवेश
इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया? क्यू से। अब इसके लिए कंफ्यूज मत होना, कभी कभी कैपिटल क्यू ले लेते हैं, कभी कभी स्मॉल क्यू ले लेते हैं, दोनों चल सकता है अपने अपने टाइमिंग के अनुसार, ठीक है। तो इसमें n इंटू ई होता है, q बराबर क्या होता है? n इंटू, यहाँ पे जो q है वो नंबर्स ऑफ टोटल चार्ज है, ठीक है। जो चार्ज टोटल चार्ज होता है q, आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं q क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और यहाँ जो n है स्टूडेंट, ये वाला n, ये क्या है? नंबर ऑफ गेन और रिलीज इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको बताया गया है ना, जितना ग्रहण करता है या त्यागता है, तो वो n है कि कितना ग्रहण कर रहा है और कितना त्याग रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में नंबर ऑफ गेन और रिलीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो E है स्टूडेंट, E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आप सभी को मालूम ही होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसके बहुत ही जरूरत पड़ते हैं भाई लोग, ठीक है। चलो देखो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। आवेश, क्या आप बता सकते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं? लिखो चैट सेक्शन में, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार की अगर हम बात करें, जैसे एक गुस्सा वाला आवेश होता है, बहुत सारा आवेश होता है, तो वो सब आवेश की बात नहीं करेंगे। विद्युत में हम लोग आवेश के बारे में बात करेंगे। तो विद्युत में आवेश मुख्यतः आपके होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। पहला क्या होता है? सब जानते हो भाई, धन आवेश। क्या होता है? धन आवेश। इसको हम इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कह देते हैं, और हिंदी में धनावेश। धन आवेश अलग अलग लिखो, या तो धनावेश एक ही में लिख लो, तब इस आ को मत लिखो, ठीक है। हिंदी भी लिखना यही सिखाते हैं। ऋणावेश दूसरा क्या है? ऋणावेश, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, समझ में आया आपको? आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये तो आपको पहले से मालूम थे, कुछ नया नहीं बताया विजय सर ने, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये आपको दो कलर के स्केचेस दिखाई दे रहे हैं, ये एक रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है। तो ये सजाती हैं कि विजाती हैं? बताओ। सजाती का मतलब एक जैसा, और विजातीय का मतलब विपरीत, एक से अलग। तो ये दोनों एक जैसे हैं? हाँ, तो इनका साइज, शेप वगैरह तो एक ही जैसा है, बट कलर देखो भाई, क्या है कलर? कलर देखो आप लोग, कलर एक रेड है और एक ग्रीन है, तो हम इसको विपरीत मान सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा? विपरीत आवेशों में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होगा? अट्रैक्शन। एक दूसरे को अपने अपने पास, ये इसको अपने पास आकर्षित करेगा और ये इसको अपने पास आकर्षित करेगा, तो इसे ही हम लोग अट्रैक्शन कहते हैं, आकर्षण का गुण, ठीक है। विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। और अगर हम बात करें सजातीय आवेशों की, तो सजातीय आवेशों की एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। अगर मैं मान लो ये मार्कर नीला है और ये तो पहले से नीला है, तब दोनों, जैसे अभी हमने आपको कई एग्जाम्पल दे के बताया दोस्तों सजातीय और विजातीय आवेशों के बारे में, तो अब लिखकर बताने की बारी आती है। जैसे देखो, ये प्लस है और ये माइनस चार्ज है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक।
और जिसे हम हिंदी में आकर्षण करते हैं, क्या कहते हैं, आकर्षण। और अगर प्लस प्लस चार्ज एक पास है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल। रिपल का मतलब होता है क्या, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण करेगा कब, जब एक जैसे आवेश हो। ये इनको ठेलेगा और ये इनको ठेलेगा, दोनों एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, दूर। ठीक है, समझ रहे हैं। और जब आवेश विपरीत होंगे तो अट्रैक्ट होगा, आकर्षण होगा। तो आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की, यानी कि आवेश की इकाई, आवेश का मात्रा। हाँ तो दोस्तों, अभी हम बात करें आवेश की इकाई यानी यूनिट ऑफ चार्ज की। तो बच्चों सबसे पहले देखो, Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। ठीक है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, स्टूडेंट, Q इक्वल टू आई इंटू टी, यानी विद्युत धारा गुणे समय। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय होता है। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो यहाँ लिख भी लो, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। समय, ठीक है, ये। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ क्यू, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा। देखो, जब आई के लिए हम क्या लिखते हैं, एम्पियर, और टी के लिए क्या होगा, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड को हम लोग लिखते क्या है, एम्पियर सेकंड को हम लोग लिखते हैं कूलम्ब्स। क्या लिखते हैं, कूलम्ब। तो आपको पता चल गया कूलम्ब बाबा कहाँ से आए, यहीं से आए रहे। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकंड ही होता है कूलम्ब के बराबर। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे एक कूलम्ब को परिभाषित कीजिए, तो आप यही जान लो कैसे एक कूलम्ब को परिभाषित कर सकते हो। यदि विद्युत धारा आई 1 एम्पियर हो और उसमें समय कितना दिया जाए, 1 सेकेंड दिया जाए, तो उसमें उसमें का जो आवेश का जो मात्रक आएगा कितना, 1 कूलम्ब आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो अपने तरीके से। और बोर्ड एग्जाम्स में अगर मान लो कोई क्वेश्चंस फंसते हैं, तो अगर आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से समझे हैं, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस फंसे के फंसे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स तो देना ही है। और अभी कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया है कि आपका 2021 और 22 का जो सिलेबस है कम हुआ है, ऐसा कोई न्यूज नहीं आया है। तो आपको तो अभी फुल सिलेबस पढ़ना है, और शुरुआत में फुल सिलेबस पढ़िए भी, क्योंकि आगे अगर कोरोना का या जो फंगस इन्फेक्शंस आ रहे हैं उनके वजह से अगर परसेंटेज कट सकते हैं, कुछ सिलेबस में कटौती हो सकती है, जैसे पिछले साल 30% हुई थी। लेकिन खैर उतने चांसेस नहीं, इसलिए आप पूरा पूरा पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिए। वैसे अब बताया भी नहीं जा सकता क्या सिलेबस में क्या नहीं, और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सभी को आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो कूलम्ब्स के बारे में जान गए। अब देखो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है, स्टूडेंट हमेशा याद रखना, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, स्टेट होता है। क्या होता है, स्टेट, STAT। ठीक है, और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक, छोटा तो जान गए स्टेट्स होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, फैराडे। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम्ब है। ठीक है, जब भी आवेश की बात करेंगे तो कूलम्ब की ही बात होगी। ठीक है, इसको हम फैराडे कहते हैं, जो सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक, तो यहां से तो आप जान ही गए कूलम्ब को कैसे परिभाषित करते हैं। एक कूलम्ब को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी
किसी परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है और उसे 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तो उसमें जो आवेश होता है वो 1 कूलाम का होता है। ठीक है, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, इसलिए मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद चाहो तो लिख सकते हो, इतना जरूरी अभी नहीं है। ठीक है, आगे हो सकता है लिखवाया जाए। चलिए देखिए, अभी लिख लो तो बेहतर है, समझ चुके ही हो। आवेश का सबसे छोटा मात्रक बड़ा मात्रक जान गए, स्टेट होता है सबसे छोटा और बड़ा होता है फैराडे। अब एक फैराडे बराबर क्या होता है ये भी जान लो। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम्स के बराबर होता है एक फैराडे जो होता है, इसलिए इतना बड़ा है। क्यों इतना बड़ा है आप देख ही सकते हो। आप एक फैराडे 96,500 कूलम्स के बराबर होता है। अदर यूनिट की अगर हम बात करें, तो इसकी अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि माइक्रो कूलम। कभी कभी आपको माइक्रो कूलम देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल में खास करके। तो यहाँ पर जब माइक्रो कूलम की बात होगी 10⁻⁻6 कूलम होता है। ठीक है, तो जब माइक्रो कूलम में कोई दिया होगा तो उसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे 10⁻⁶ से, देन वो चेंज हो जाएगा कूलम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना जरूर। ठीक है, और देखो यहीं पर बात करें, पीको कूलम भी दिया है। पीको कूलम यानी माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ करोगे तो -12 कूलम हो जाएगा। 10⁻12 कूलम। तो इस तरीके से आप इनको भी जान गए हैं कि और मात्रक क्या है। तो ये और मात्रक जो हैं इनको भी आप लोग याद रखेंगे कॉपी में। आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हेडिंग लगा लो, आवेश संरक्षण का नियम। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें आवेश संरक्षण के नियम की, तो आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है आप आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को केवल प्रवाहित किया जा सकता है एक धारा से एक परिपथ से दूसरे परिपथ में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम था, न उसको उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, से एकदम सेम टू सेम आवेश भी उसी प्रकार का है, न आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, न बना सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आवेश की परमाणुकता की। आवेश की परमाणुकता, अगला हेडिंग क्या होगा, आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता को आप समझ ही रहे होंगे। आवेश की परमाणुकता क्या है, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, आप लोग प्रैक्टिस करो, आपको दिक्कत दूर हो जाएगी। एटोमिसिटी ऑफ चार्ज हो गया चेंज, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट, आवेश की परमाणुकता, आवेश की परमाणुकता को आपको समझने के लिए समझना होगा, कोई आवेश कभी विभाजित नहीं होता। आवेश को हम कभी विभाजित नहीं कर सकते। ये नहीं कि 1/4 आवेश लिख दें, 1/2 क्यू लिख दें, ये इसको हम विभाजित कर ही नहीं सकते हैं। आवेश कैसा होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, कोई आवेश कभी विभाजित नहीं होता है, कोई आवेश कभी भी विभाजित नहीं होता है, यानी हम उसको बांट नहीं सकते हैं, नहीं होता है। कोई आवेश कभी भी विभाजित नहीं होता है। और हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसा होता है, हम कह सकते हैं ये पूर्ण होता है। ठीक है,
एक आवेश Q है तो Q ही होगा 1/4Q, हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो आप नोट्स में ऐसे बनाते हुए, ऐसे एग्जाम्पल स्वरूप आप दिखाते हुए भी चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के वीडियो में आपने जाना आवेश की परमाणुकता, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज के बारे में। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये यहाँ स्क्रीन की वीडियो